ठीक है। तो कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है किसी रिएक्शन के रेट पे, वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो बताया था कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट करता है या रिटार्ड करता है। जो रिटार्ड करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पॉइजन कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? पॉइजन कैटलिस्ट। और खुद क्या रहता है? अनअफेक्टेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो ग्राफिकली भी हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो इसमें लिख लो तुम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में। तो सबसे पहले लिख लो कैटलिस्ट होते क्या है। कैटलिस्ट होते क्या है पहले समझ लो। एनी सब्सटेंस that accelerate या retard the reaction, accelerates कर लेना, retards the reaction, any substance that accelerates or retards the reaction but itself remain unchanged, at the end of the reaction, रिएक्शन। क्लियर है? तो कैटलिस्ट क्या करता है? एक्सेलरेट या रिटार्ड करता है रिएक्शन को, बट इटसेल्फ रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तुम तो देखो तो स्कूल में तुम लोग पढ़ते हो, कोई दोस्त है किसी को कुछ बोल दिया तो अपने दोस्त से वो लड़ना नहीं चाहता, लेकिन बोला देखो तुम गाली सुन के रह गए, मैं होता ना फोड़ के रख देता उसे, लेकिन वो उससे ज़्यादा गाली सुन के भी चुप हो जाएगा, लेकिन दूसरे में वो बोलेगा मैं होता ना मैं नहीं छोड़ता। ठीक है, तुम कैसे सुन के रह गए, करवा दिया लड़ाई और खुद। ठीक है, मैं सैनफोर्ड में पढ़ाता था तो एक सुमित भाटी नाम का लड़का था और एक निशांत शर्मा करके लड़का था हबीबपुर का, और वो जो दूसरा लड़का था भाटी यहीं कोई गांव यहीं का था। अब क्या क्या वो निशांत से किसी ने वो, हाँ पॉज कर दो, तो थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखो ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, समझोगे। वाई एक्सिस पे हम लोग क्या ले ले रहे हैं? एनर्जी ले ले रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे हम लोग ले ले रहे हैं रिएक्शन पाथ। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या ले ले रहे हैं? रिएक्शन पाथ। अब देखो ऐसे, कोई आपका आर रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट फॉर्म्ड कर रहा है, कोई आर रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट फॉर्म्ड कर रहा है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि जो ग्राफ का नेचर है वो किस रिएक्शंस के लिए है? एक्सोथर्मिक के लिए। किसके लिए है? क्योंकि प्रोडक्ट की इंथैल्पी क्या है? कम है, और रिएक्टेंट की इंथैल्पी ज़्यादा है। और इंथैल्पी चेंज किसी भी रिएक्शन का क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अगर इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज हम और जिस पे एनर्जी मैक्सिमम होती है उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। इसके पहले ही बताया था। ठीक है, और किसी भी रिएक्शन की जो इंथैल्पी चेंज होती है वो क्या होती है? इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, देखो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या है? कम है, जबकि इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या है? ज़्यादा। और कम में से ज़्यादा को माइनस करोगे क्या मिलेगा? इंथैल्पी चेंज, निगेटिव। यानी ये प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक। तो ये ग्राफ जो है किसके लिए है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। ये कंफर्म होना चाहिए। ये ऑलरेडी आप क्लास 11th के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखो इस रिएक्शन को कराने के लिए मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इतनी चाहिए, तभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड में प्रोसीड हो पाएगा। और इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है यहाँ पे? देखो याद करते चलो, लास्ट क्लास जब एरेनियस इक्वेशन बताया था तो वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का जिक्र आया था। ठीक है, ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी। यानी किसी भी रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट में एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे मान लो कि तुम्हें भाई बोर्ड में पास होना है तो कम से कम 33 मार्क्स चाहिए, तो वही आपकी क्या है? एक्टिवेशन मार्क्स। उससे कम मार्क्स आएंगे तो फेल हो जाएंगे आप। अब देखो कैसे इफेक्ट डालता है कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट पे, समझोगे।
तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, पॉइजन कैटलिस्ट नहीं होना चाहिए। पॉइजन कैटलिस्ट तो क्या कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा। नॉर्मल हम लोग कैटलिस्ट की बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है आपकी, किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि सिंपल तुम लोग सोचो, जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा ना, जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी रिएक्शन क्या होगा उतना ही फास्ट। यानी रिएक्शन का रेट जो होगा एक्टिवेशन एनर्जी का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है आपका विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट, बिना कैटलिस्ट के हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। जैसे हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं, क्या करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं, इसके एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, किसका फोन आ रहा है? तो जैसे ही हम लोग विद कैटलिस्ट हम लोग रिएक्शंस को कराएंगे, विद कैटलिस्ट हम लोग रिएक्शंस को जैसे ही कराएंगे हम लोग विद कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, देखो रिड्यूस कर दिया। ये डैश जो है वो क्या है, कम है किससे, ये से। यानी विदाउट कैटलिस्ट जो रिएक्शन हो रहा था उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और विद कैटलिस्ट जो रिएक्शन हो रहा है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम अगर हो गया तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी फास्ट रिएक्शन किस में होगा, विद कैटलिस्ट जो रिएक्शन होंगे, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, रिड्यूस। और बायोमोलिकुल्स जब मैंने पढ़ाया था आपको तो याद होगा, वहाँ पे हम लोग इंजाइम्स पढ़ा था हम लोगों ने, और मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम कैटलिस्ट भी एक ऑप्शन आया था, उसमें एक टॉपिक आया था। और उसमें हमने देखा था कि सुक्रोज का जब हम लोग क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस, तो विदाउट कैटलिस्ट जब कराते थे तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती थी, और विद कैटलिस्ट जब रिएक्शन को कराते थे तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दे रहा था, रिड्यूस कर दे रहा था। क्लियर है ना। तो सिंपली आपका ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम या ज़्यादा कर देता है कौन, कैटलिस्ट, और जिससे रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर पॉइजन कैटलिस्ट होगा तो रिएक्शन के रेट को कम कर देगा, और नॉर्मल कैटलिस्ट होगा तो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा। क्लियर है ना। तो ये आपका इफेक्ट होता है कैटलिस्ट का किसी भी रिएक्शन के रेट पे। अच्छा, अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, तुम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हो। अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, रिएक्शन कैसा है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, यानी कि कोई भी रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम है। जैसे मान लो कोई आर रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, और ये रिएक्शन किस में है, इक्विलिब्रियम में। क्लियर है। देखो ये साइन जो है रिवर्सिबल का साइन है, लेकिन सारे रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम में नहीं होते। हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम में अगर होगा तो कैटलिस्ट का रिएक्शन के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लियर है ना। कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट का क्या होगा, इस अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो कैटलिस्ट का नो इफेक्ट लिख लोगे। कैटलिस्ट का क्या होगा, नो इफेक्ट। तो इस पे तुम लोग जनरली देखता हूँ भाई बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन नीट या जे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो इस पे कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है, पॉज कर लो। तो नेक्स्ट कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी जो कंप्लीटली बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। किस पे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है क्या, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपको जानने के लिए स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना पड़ता है, जो कि अब सिलेबस से ही क्या हो चुका है, हट चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहता है। तो पहला एजम्पशन ये है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये मान के चलता है कि जितने भी कोई भी एक पार्टिकुलर कोई गैस मॉलिक्यूल्स है, तो सारे जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे उनके सारे शेप साइज इन ऑल रिस्पेक्ट्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। जैसे मान लो H2 के मॉलिक्यूल्स तो सारे H2 के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इन ऑल रिस्पेक्ट्स आइडेंटिकल होंगे। और एक हार्ड रिजिड स्फेयर की तरह मान के हम लोग चलते हैं मॉलिक्यूल्स को। किसकी तरह, हार्ड रिजिड स्फेयर्स। क्लियर है।
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होना चाहिए कैसा होना चाहिए? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बिफोर, ये तुम लोग फिजिक्स में पढ़ते होगे, इफेक्टिव कोलिजन, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए मॉलिक्यूल की? सेम। अब कोलिजन भाई किससे होता है? तो जिस कंटेनर में आप गैस मॉलिक्यूल्स को रखते हैं ना, वो कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स क्या करता है? गैस मॉलिक्यूल आपस में तो कोलिजन करता ही है, साथ ही साथ कंटेनर के वाल से भी क्या होते रहता है? टकराते रहते हैं। ठीक है, तो टकराने से पहले और टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? इफेक्टिव कोलिजन। तो ये कुछ एजम्पशन है किसके? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्लियर है? तो पहला तो इसमें तुम लोग सिंपल एक लाइन लिख लेना, इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे ये बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, it considered molecule as molecules as hard rigid sphere, क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कोलिजन थ्योरी बोलता है कि कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तभी कर सकते हैं जब उनके बीच में आपस में क्या होगा? कोलिजन होगा। इसलिए तो किसी मीडियम में रिएक्शन क्यों कराते हैं? इसमें कराते हैं किसी में, कोई सॉल्वेंट में देखते होगे हम लोग रिएक्शन कराते हैं, क्यों? क्योंकि तभी तो आपस में कोलिजन, हवा में ऐसे कैसे कोलिजन होगा? ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स तभी प्रोडक्ट फॉर्म कर पाएंगे जो उनके बीच में क्या होगा? कोलिजन होगा। लेकिन सारे जो कोलिजन है वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करते। ओनली दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म प्रोडक्ट विच हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। समझ रहे हो ना? वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन देंगे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होगी? ज्यादा। यानी सिंपल आपने अभी तो बताया था कि वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। यानी कि इफेक्टिव कोलिजन तो भी वही देंगे ना जो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। क्लियर है? तो इस पॉइंट को तुम लोग लिख लो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट, in order to form product, in order to form product, in order to form product, the reactant molecule, the reactant molecules, the reactant molecules must collide with each other, must collide with each other, must collide with each other. तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होना क्या है? जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट बी कोलाइड विद ईच अदर and only that reactant molecules form product। ऐसा कर लो, not all collision, not all collision, not all collision responsible for product formation, 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 only that reactant molecules,
only that reactant molecules gives effective collision, only that reactant molecules give effective collision which having एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। यानी सिंपल अगर हम बात करें, यानी कि वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे जो इफेक्टिव कोलिजन देंगे। और इफेक्टिव कोलिजन कौन देगा? सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन कौन देगा? जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। अच्छा याद करो, जब मैं आप लोगों को एरेनियस इक्वेशन बताया था तो वहाँ पे एक फॉर्म बताया था, एंड दीज आर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, these are the fraction of molecules, these are the fraction of molecules, these are the fraction of molecules which having एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। बताया था यही वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, यानी कि यही वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या देंगे? इफेक्टिव कोलिजन देंगे। देखो, ओनली दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गिव इफेक्टिव कोलिजन विच हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। वही इफेक्टिव कोलिजन देते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी से ग्रेटर देन इक्वल टू। और ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से क्या है? ज्यादा है। यानी कि यही वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो क्या देंगे? इफेक्टिव कोलिजन देंगे। यानी यही वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करेंगे? प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, फिर से बता दो। देखो यहां पे आपने लिखा है कि यही वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं जो इफेक्टिव कोलिजन देंगे, और जो कोलिजन इफेक्टिव दे रहे हैं जिनकी एनर्जी क्या? एक्टिवेशन एनर्जी से ग्रेटर देन इक्वल टू। और ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। यानी कि यही तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना जो प्रोडक्ट क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे। अब देखो, ओनली एनर्जी फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सिर्फ एनर्जी फैक्टर ही प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए जरूरी नहीं। प्रॉपर ओरिएंटेड होना चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, तभी क्या कर सकता है? वो प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। क्लियर है ना? क्या होना चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेड भी होना चाहिए। अब भाई कितनी भी ताकत लगा दो, कुश्ती कर रहे हो अखाड़े में, कितनी भी ताकत लगाओ, दाव आता ही नहीं, तुम्हें जीत पाओगे क्या? भाई दाव तुम्हें आना चाहिए और सही टाइम पे तुम्हें दाव लगाना पड़ेगा। यानी कि प्रॉपरली एक ओरिएंटेड भी होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एनर्जी लगा के, ताकत लगा के। मैं तुम लोग एक फैक्ट बता रहा हूँ, एक यूसुफ नाम का लड़का है, वो जिम वम करता है, पूरा बॉडी बिल्डर। तुम देखोगे ना, हाइट वेट भी अच्छी खासी है, मतलब 6 फीट के आसपास हाइट है, 5'11", यहाँ 5'11", 6 फीट हो गया ना? हाँ लगभग 6 फीट हो गया ना, मतलब 6 फीट के आसपास हाइट है उसकी, और पूरा हेड तगड़ा होगा, बाइसेप वाइसेप खतरनाक है पूरा। और मैं बता दूं, एक उपेंद्र नाम का लड़का था, उपेंद्र पासवान, मतलब हाइट में तुम लोग तो लंबे हो, मैं कितना बताऊं उसके टाइप का लड़का, लेकिन थोड़ा सा मतलब वो गोल मटोला है, छोटा सा है हाइट में। उसकी हाइट होगी 5 फीट 1-2 इंच, 2-3 इंच मान लो, 3 इंच मान लो मैक्सिमम। ठीक है, तो चैलेंज लगे कि भाई कौन जीतेगा, ठीक है, कुश्ती में। तो वो यूसुफ जो उसको लग रहा था कि मेरे पास ताकत है, मैं तो इसे उठा लूँगा, पटक दूंगा ऐसे ऐसे। यही ये जो देख रहा है नवीन के सामने वाला पार्क में, तो लग गया कि भाई एक एक प्लेट मोमोज के चैलेंज लगे कि जो जीतेगा वो मोमोज खिलाएगा। ठीक है, मुझे भी उम्मीद नहीं था कि वो मतलब वो उपेंद्र जो है वो जीत पाएगा इससे। मुझे भाई ये तो बॉडी बिल्डर है, वो तो ऐसे ही इसको पटक देगा। एक बार नहीं 3 बार लगातार पटका उसको। क्या होता था ना, वो जैसे यूसुफ को लगता था ना उसको पकड़ के और मतलब उठा ले पटक दे ऐसे, वो बार बार उसका पैर पकड़ लेता था घुस के और पैर ठीक है, तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए किसी चीज़ के लिए। सिर्फ ताकत से आप चाहेंगे कि कोई काम कर ले तो वो नहीं होगा। तो इसी तरह से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सिर्फ एनर्जी फैक्टर से प्रोडक्ट फॉर्म्ड नहीं कर सकता है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी लिख लो तुम लोग, इस पॉइंट को तुम लोग लिख लो। ओनली एनर्जी is not responsible, only energy is not responsible
ओनली एनर्जी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, द प्रॉपर ओरिएंटेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड, द प्रॉपर ओरिएंटेशन मस्ट बी, द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की हम लोग बात कर रहे हैं ना, द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट बी रिक्वायर्ड, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट बी रिक्वायर्ड, मस्ट बी रिक्वायर्ड। तो एक प्रॉपर ओरिएंटेड होना चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का एनर्जी के साथ साथ। क्लियर है? जैसे तुम लोग देखो, समझो, यहाँ पे समझोगे पहले, जब तुम लोग का हेलो एल्केन हेलो रिंग्स मैंने पढ़ाया था तो याद होगा, वहाँ पे SN1 SN2 मैकेनिज्म हमने देखा था। ये मिथाइल क्लोराइड है और मिथाइल क्लोराइड हमेशा कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? SN2। कौन सा मैकेनिज्म को? SN2, यानी कि सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगा। क्या होगा? सिंगल स्टेप में। अब यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल है OH-। अब ये OH- आया कहाँ से होगा? तो सिंपल है, NaOH ले लो, किस में ब्रेक हो जाएगा? Na+ और OH- में। और OH- किसके तरह काम करेगा? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। और आपको पता है कि हैलोजन जो होते हैं क्या होते हैं? एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तुरंत ये पीछा छुड़ा के यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाए, जगह दे देता है किसको? कि तुम आगे सब्सटीट्यूट हो जाओ, मैं निकल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैकेनिज्म जो फॉलो होता है कौन सा होता है? SN2। एक तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है, और मिथाइल क्लोराइड है, यानी कि 1 डिग्री से भी लेस क्राउडेड है। और 1 डिग्री आपको पता है कि हमेशा ही कौन सा देता है? SN2 रिएक्शन फास्ट देता है। अब देखो, आपको पता है कि क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। एक तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लिया, कितने लोन पेयर बचेंगे? 3 लोन पेयर। अरे लोन पेयर का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? निगेटिवली चार्ज। और ये खुद देखो निगेटिवली चार्ज, और ये OH पर भी निगेटिव चार्ज। क्लियर है ना? तो क्या इधर से आके ये सब्सटीट्यूट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा रिपल्सन होगा ना। ये भी निगेटिवली चार्ज, ये भी निगेटिवली चार्ज। अब किसी के घर में घुसना है चोरी करने, तो सामने जिधर गार्ड वॉचमैन खड़ा, उधर से घुसोगे क्या? अरे साइड से घुसोगे ना, पीछे से, कि कोई देखे नहीं। पर रिपल्सन होने लगा, पता चला कि दे दिया 1-2 गोली तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ से ये नहीं आएगा, हमेशा कहाँ से आएगा? तो ये हमेशा ही बैक साइड से आएगा। एंड दिस इज द इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इम्प्रॉपर, ये कौन सा ओरिएंटेशन है? इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। जबकि ये क्या होगा? बैक साइड से जो आएगा, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है। ये क्या है? प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का प्रॉपरली ओरिएंटेड होना भी क्या है? जरूरी है। तो ये देखोगे हमेशा बैक साइड से आके जुड़ता है, और इसीलिए प्रोडक्ट तो 100% इन्वर्जन मिलता है आपको। प्रोडक्ट कैसा मिलता है? प्रोडक्ट कैसा मिलता है? SN2 में 100% इन्वर्जन। हमेशा ही अपोजिट साइड से आके जुड़ेगा। कौन? न्यूक्लियोफाइल। ये OH किसकी तरह काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। तो ये चीज़ें नोट कर लो तुम जल्दी से, पॉज कर दो। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो कितने नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम में फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो लिख लो इसको तुम लोग, द नंबर ऑफ कोलिजन, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। तो कितने नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ पे, जब अरेनियस इक्वेशन हमने देखा था
तो वहाँ पे ओरिएंटेशन फैक्टर का कोई जिक्र नहीं था, सिर्फ किसका जिक्र था? एनर्जी फैक्टर का। किसका जिक्र था? एनर्जी फैक्टर। जैसे वहाँ पे देखा था हमने कि रेट इज इक्वल टू क्या था? K इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई ए था ना, यहाँ पे A इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो यहाँ पे कहीं ओरिएंटेशन फैक्टर का जिक्र था क्या? नहीं था। लेकिन जब कोलिजन थ्योरी आया तो इन्होंने बताया कि नहीं, एनर्जी के साथ साथ क्या चाहिए? ओरिएंटेशन फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने एक नया एक्सप्रेशन दिया, वो क्या है? उस एक्सप्रेशन को तुम लिख लो। और एक्सप्रेशन उसमें ओरिएंटेशन फैक्टर को भी उन्होंने क्या किया? ओरिएंटेशन फैक्टर को भी रखा उन्होंने। तो रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लो, कोई मान लो ए और बी रिएक्टेंट है, ए और बी आपका क्या है? रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। ए और बी कोई रिएक्टेंट है जो पी प्रोडक्ट क्या कर रहा है? फॉर्म कर रहा है। तो रेट इज इक्वल टू क्या मिला आपको? पी इंटू जेड ए बी ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो देखो यहाँ पे एनर्जी फैक्टर के साथ साथ एक पी ओरिएंटेशन फैक्टर भी क्या हो गया? इक्वेशन पे आ गया, ठीक है। पी क्या है आपका? दिस इज द ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है। जेड ए बी आपको पता ही है क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या है आपका? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बाकी तब तो पता ही है आप लोग को, बाकी सब तो पता ही है। मोहन, ये क्या है? दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। और आर की वैल्यू जो यूज करेंगे आप 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। और एनर्जी के फॉर्म में क्या यूज करेंगे? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी क्या है आपका यहाँ पे? टेम्परेचर। टी क्या है? टेम्परेचर। तो कोलिजन थ्योरी ने क्या किया? एनर्जी के फैक्टर के साथ साथ उन्होंने बताया कि ओरिएंटेशन फैक्टर भी क्या है? रिस्पॉन्सिबल है किसी भी रिएक्शंस के रेट के लिए या प्रोडक्ट फॉर्म्ड होने के लिए। क्लियर है ना? तो चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन चैप्टर सिर्फ मैंने ख़त्म किया है, ठीक है। तुम लोग सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की हो, ठीक है। तो जाके तुम लोग फॉर्मेलिटी है, बस जाके घर पे पढ़ना है अच्छे से। एक बार चैप्टर को थ्रू आउट पढ़ो, इसके क्वेश्चंस करो, इन टेक्स्ट के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस करोगे तो आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, घर पे एक बार प्रैक्टिस करो तुम लोग क्वेश्चंस, ठीक है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके आगे। मेहनत करो, ठीक है। प्रियांशु।